नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, मैं NCERT सीरीज का नोट्स एवं वन लाइनर जो कि चैप्टर बाय चैप्टर जो कि प्रमुख बातें हैं, जो चैप्टर का प्रमुख बिंदु है उसको लेके आता हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप NCERT बुक के नोट्स का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए आज शुरू करते हैं क्लास 6 का पार्ट 1 इतिहास का क्या, कब, कहाँ और कैसे। लेसन 1 का क्या, कब, कहाँ और कैसे, ये इतिहास का वन लाइनर है। इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपके लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो इतिहास का वर्ग 6 का क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो इसमें सबसे पहले है लोग कहाँ रहते थे। लोग कहाँ रहते थे? नर्मदा मध्य प्रदेश कई लाख वर्ष पहले से लोग यहाँ रह रहे थे। कुछ कुशल संग्राहक थे। भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादों पर निर्भर जानवरों का शिकार करते थे। दूसरा है उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथार पहाड़ियाँ, पाक अफगानिस्तान सीमा। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया आरंभ किया तथा भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांवों में रहने लगे। तो क्वेश्चन सीटेट में पूछा जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस फसल का उत्पादन किया? तो सबसे पहले गेहूं का उत्पादन किया। और सबसे पहले किसको पालतू बनाया? तो भेड़ को बनाया। उसके बाद बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाया। आगे आगे देखते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में सिंध पहाड़ियाँ। गारो असम, विंध्य पहाड़ियाँ। गारो कहाँ पर है? तो असम में है। मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। सर्वप्रथम चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया था। चावल जो है कि सबसे पहले कहाँ उपजाया गया? तो विंध्य में या विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया। दूसरा है सिंध व सहायक नदी। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फल फूले गंगा व तटवर्ती इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। कितने वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ? तो 2500 वर्ष पूर्व नगर का विकास हुआ। गंगा व सोन नदी। गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई। गंगा के दक्षिण में मगध की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन आता है सीटेट में, इम्पोर्टेंट लाइन है। मगध की स्थापना कहाँ हुई थी? गंगा के दक्षिण में मगध की स्थापना हुई थी। आइए आगे देखते हैं। देश का नाम। देश का नाम इंडिया। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया नाम कहाँ से आया है? तो इंडस नदी के इंडस से बना है इंडिया शब्द, जो कि संस्कृत में इंडस को सिंधु कहा जाता है। ईरान और यूरान वासियों ने सिंधु को हिंडोस अथवा इंडोस कहा। इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। सिंधु नदी में के घाटी में जो सभ्यता का विकास हुआ उसको ही इंडिया कहा गया है। और इंडिया शब्द कहाँ से आया है? तो इंडस से निकला है। और इंडिया का संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इंडिया का नाम जो है भारत किस वेद से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। इसका वर्णन भी ऋग्वेद में मिलता है, जो कि उत्तर पश्चिम के रहने वाले लोग के द्वारा
प्रयोग में लाया जाता है। अतीत के बारे में कैसे जाने? पांडुलिपि। आइए अतीत के बारे में कैसे जाने, इसके बारे में पांडुलिपि को देखते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी, ताड़ के पत्तों भुर्ज पेड़ का छाल से निर्मित यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सबसे पहले जो लिपि लिखी गई किस पर लिखी गई? ताड़ के पत्तों पर और भोजपत्र के पत्ते पर लिखा गया। अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट यानी शब्द, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है, अंग्रेजी में लैटिन का मेनू का जिसका अर्थ क्या है? हाथ है। इन पांडुलिपि में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। तो पांडुलिपि जो है सबसे पहले किस चीज़ से लिखी गई थी? तो हाथ से लिखी गई थी। आगे है, यह संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। यह संस्कृत क्या है? प्राकृत और तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। प्राकृत क्या थी? आम लोगों की भाषा थी। अभिलेख, अतीत के बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है अभिलेख। यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कठोर सतह मतलब पत्थर पे या अन्य कोई कठोर वस्तु पे इस लिपि का उपयोग किया जाता था। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद क्या है? जो पौराणिक चीज़ों का उत्खनन करते हैं। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। वे व्यक्ति जो अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, यानी पुरातत्व का विद्वान कहते हैं। जैसे पत्थर व ईंट से बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि। इतिहासकार, जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ है। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं और तिथियों का अर्थ है बीसी। बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले बीसी लिखा जाता है। और एडी, एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी लिखा जाता है। और ईसा मसीह के पूर्व के पहले, जन्म के पहले बीसी लिखा जाता है। कृषि का आरंभ 800 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व था। गंगा घाटी के नगर मगध का 2500 वर्ष पूर्व स्थापना हुआ था। आइए आगे देखते हैं पार्ट 2 का वन लाइनर एवं नोट्स। आइए आगे देखते हैं पार्ट 2 वर्ग 6 का पार्ट 2 आरंभिक मानव की खोज। पार्ट 2 क्या है? आरंभिक मानव की खोज। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि मानव की खोज कब हुई थी, सबसे पहले कौन सा मानव संसार में आया और इसका विकास कैसे हुआ। इस पाठ में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो आरंभिक नगर, सबसे पहले है आरंभिक नगर आखेटक खाद्य संग्राहक। यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पूर्व पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया। भोजन जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधों, पत्तियों, अंडे इत्यादि से प्राप्त होता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कारण, मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, इसका एक रीजन था। भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। चारा की तलाश में या जानवरों का शिकार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। तीसरा कारण था कि अलग अलग मौसम में फल की तलाश, पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे। ये लोग क्या चीज़ का औजार बनाए थे? तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए थे। पूरा स्थल क्या है?
उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, उसको पुरास्थल कहते हैं। भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं वहाँ कंदराएं मिली है जहाँ लोग रहते थे। नर्मदा नदी के पास ये जो स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी के पास स्थित। कुरनूल गुफा ये कहाँ? आंध्र प्रदेश। यहाँ राख के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ किस चीज़ के अवशेष मिलते हैं? तो राख के अवशेष मिलते हैं। इसका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भूनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। आरंभिक पशुपालक व कृषक कौन? आगे देखते हैं। बुर्ज होम। बुर्ज होम बुर्ज होम कहाँ का था? कश्मीर का। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। कोल्डी हवा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दाओजली कहाँ है? असम में। ये इम्पोर्टेंट है और ये लगभग सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। आइए बुर्ज होम के बारे में जानते हैं। वर्तमान कश्मीर में है। ये कहाँ है? वर्तमान में कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। लोग कहाँ घर बनाते थे? गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें हम लोग क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास, कौन सा दर्रा? बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान था जिसको मेहरगढ़ कहा गया। इसके इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं, भेड़, बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्रों के स्थान सामान भी रखे जाते थे। एक कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई जाती थी। ये मेहरगढ़ के कब्रिस्तान की विशेषता थी, जहाँ एक शव के साथ में एक बकरी को दफनाया जाता था। आइए पूरा पाषाण में देखते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। पूरा पाषाण क्या है? पूरा यानी पूरा का अर्थ हो गया प्राचीन और पाषाण का अर्थ हो गया पत्थर से बना हुआ है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। पूरा पाषाण काल जो है ये है 20 लाख से 12,000। आरंभिक काल को कहते हैं। मध्य पाषाण जो 12,000 से 10,000। इस काल पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। नव पाषाण जो है 10,000 साल पहले अगले युग की शुरुआत है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा अध्याय 2। आइए आगे देखते हैं अध्याय 3। आइए आगे देखते हैं अध्याय 3 आरंभिक नगर। अध्याय 3 आरंभिक नगर जो कि वर्ग 6 का इतिहास यानी अतीत का तीसरा पाठ है। आइए देखते हैं पाठ 3 आरंभिक नगर। इसमें हम लोग देखेंगे हड़प्पा की कहानी, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, नगर की क्या विशेषता थी, इन सब बातों का इस चैप्टर में वर्णन है। तो आइए देखते हैं हड़प्पा की कहानी। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में, जो अभी कहाँ है? हड़प्पा के कहाँ है? अभी पाकिस्तान में है। यह सिंधु नदी के निकट
सभ्यता विकसित हुई थी। यह सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। हड़प्पा की सभ्यता कब विकसित हुई थी? तो 4700 साल पहले विकसित हुई थी और सिंधु नदी के निकट विकसित हुई थी, जो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पाई नगरों की विशेषता थी। इन नगरों को हम दो या दो से अधिक हिस्सों में बांट सकते हैं, नगर दुर्ग और निचला नगर। यह पश्चिम भाग नगर दुर्ग क्या था? पश्चिम भाग था और यह ऊंचाई पर बना था तथा अपेक्षाकृत छोटा था। दूसरा निचला नगर था, यह पूर्वी भाग था और यह निचले हिस्से पर बना था और यह भाग बड़ा था। यह भाग क्या था? बड़ा था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में चार दीवारी किस चीज की बनाई जाती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। आइए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद मोहनजोदड़ो की सभ्यता या मोहनजोदड़ो का विकास। यह नगर में विशाल स्नानागार मिला। स्नानागार का मतलब जहाँ लोग स्नान करते थे। यह स्नानागार ईंट वहाँ प्लास्टर से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चौकोर की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडारगृह मिले हैं। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिला है। क्या मिला? अग्निकुंड। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडारगिरी होना चाहिए यहाँ। भंडारगिरी मिला है जहाँ भोजन या अनाज का भंडारण किया जाता था। आगे देखते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। गांव के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा था। ये कौन सी सभ्यता में? मोहनजोदड़ो की सभ्यता में। आइए आगे देखते हैं। नगरीय जीवन कैसा था इसका? नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त थे। लिपिक कुछ लोग मुहरों पर लिखते थे, कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबा और कांसे, औजार, हथियार, घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने, गहने एवं बर्तन बाट, चाट पत्थर, मनके, कॉर्नेलियन पत्थर। हड़प्पा के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। फेयांस, बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया गया पदार्थ था फेयांस। आगे है कच्चा माल। कच्चा माल क्या है? जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे, उसको कच्चा माल कहते थे। मेहरगढ़ में 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। तो मेहरगढ़ में किस चीज की खेती होती थी? कपास की खेती होती थी, जो इम्पोर्टेंट लाइन है, कई बार सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक, टीन ईरान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से। तांबा कहाँ से लाया जाता था? राजस्थान और ओमान से। सोना कर्नाटक से, टीन ईरान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात से आयात किया जाता था। भोजन, हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग होता था, जो कि बैलों से खींचा जाता था, और सिंचाई के लिए जल संचय किया जाता होगा। हड़प्पा के लोग कैसे थे? देख लेते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे।
तथा बेर को इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना तथा हिरन जैसे जानवरों का शिकार करना इनका मुख्य कार्य था। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। खदीर बेट के किनारे बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते होंगे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर का पत्थर में खुदा पाया गया है। लोथल, लोथल कहाँ है? खंबात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती उपनदी के किनारे बसा है, जहाँ शंख, मुहरे, मुद्रांकन एवं मुहरबंदी भंडारगिरी मिले हैं। आगे देखते हैं। सभ्यता के अंत का कारण। सभ्यता तो जन्मी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता का विकास तो हुआ, लेकिन इसका अंत भी हो गया। इसका कारण क्या था? नदियाँ सूख गई, जंगलों का विनाश हो गया या बाढ़ आ गई, जिसके चलते सभ्यता का विनाश हो गया। चौथा था चारागाह समाप्त हो गया, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया या युद्ध इत्यादि हो गए, इसलिए सभ्यता का अंत हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा पाठ 3। अब आगे देखते हैं वर्ग 6 का पाठ 4। आइए आगे देखते हैं वर्ग 6 का अध्याय 4, क्या बताती है किताबें और कब्रें। दोस्तों, ये इतिहास का एसएसटी वर्ग 6 का पाठ 4 है और चैप्टर का नाम है क्या बताती है किताबें और कब्रें। आइए इसके बारे में देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, जो कि वेदों का संकलन किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया था। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग कितने हैं? वेद कितने हैं? तो 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और अर्थवेद। ऋग्वेद यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है और सबसे पहले ऋग्वेद का ही शुरुआत हुआ था। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रथाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। इसमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और सोम। सोम का मतलब हो गया पौधा। भुर्ज यानी वृक्ष। 150 वर्ष पहले ऋग्वेद भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय से में आज भी सुरक्षित है। ऋग्वेद में प्रथाएं क्या थी? ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रथाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियों का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंध और गंगा। यमुना बस एक बार जिक्र मिलता है, यमुना का एक बार जिक्र मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जा रहा है। लोगों के लिए शब्द है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता है। काम के आधार पर ऐसे 2 समूहों में समाज बटे हुए थे। एक था पुरोहित, दूसरा राजा, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यह यज्ञ या अनुष्ठान कार्य करते थे। राजा जो है यह आधुनिक समय जैसे नहीं थे। ये ना महल में रहते थे, ना राजधानियों में, ना ही सेना रखते थे, ना कर वसूलते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था।
उस समय ऋग्वेद में जो वर्णन है ये उस समय के राजा। जनता व पूरे समाज के लिए, जन इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द था विष, जिसका वैश्य शब्द निकला। दूसरा शब्द क्या था? विष था, जिसका वैश्य शब्द निकला है, या जिससे वैश्य शब्द निकला है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे खुद को आर्य कहते थे, वह विरोधियों को दास या दासियों कहते थे। समाज मुख्यतः 4 रूप यानी 4 वर्गों में बना हुआ था। ब्राह्मण, यज्ञ और अनुष्ठान, वैश्य व्यापारी, क्षत्रिय सेना होते थे, शूद्र क्या थे? दास थे। महापाषाण 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने के जगह पर लोगों द्वारा बड़े किराने से लगाए गए थे। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 3000 साल पहले लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था, यानी महापाषाण काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। आइए आगे देखते हैं। इनाम गांव क्या है? 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, जिसका सिर उत्तर की ओर होता था, और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने का बर्तन सबके पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले। जानवरों की हड्डियां मिली। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछली की भी हड्डियां पाई गई। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा पाठ 4। अब आगे देखते हैं हम लोग वर्ग 6 का अध्याय 5 या पाठ 5। आइए आगे देखते हैं। एनसीईआरटी सीरीज में वर्ग 6 का अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आइए शुरू करते हैं। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। बदलाव क्या आया? अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। पहले इस तरह का यज्ञ नहीं होता था, लेकिन 3000 साल पहले राजा बनने के लिए लोग क्या करने लगे? अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हो गई। शासक, इसमें क्या था? 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ था जन के बसने की जगह। जनपद का क्या शाब्दिक अर्थ है? जन के बसने की, यानी लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा जाने लगा। आगे देखते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या है। तो इस यज्ञ में रथ घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना होगा, और अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित द्वारा संपन्न होता था और विभिन्न राजा को आमंत्रित किया जाता था। उत्तरवेदी ग्रंथ क्या है? जो ग्रंथ ऋग्वेद के बाद रचे गए
जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद और उपनिषद। तो वर्ण पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहितों ने लोगों को कितने वर्ग में विभाजित किया? 4 वर्ग में विभाजित किया, 4 वर्ण में विभाजित किया। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेदों का अध्ययन अध्यापन करने और यज्ञ करने वाला को क्या कहा गया? ब्राह्मण कहा गया। युद्ध करना और लोगों की रक्षा करने वाला क्या कहा गया? क्षत्रिय कहा गया। कृषक, पशुपालक और व्यापारी को वैश्य कहा गया। और तीनों वर्णों की सेवा करने वाले को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। आगे देखते हैं जनपद। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन बसने की जगह होता था, यानी जहाँ लोग बसते थे, यहाँ जनता बसा हुआ रहता था, उसको हम लोग जनपद कहते थे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इसमें लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूँ, धान और दाल, तिल, सरसों उगाते थे। कुछ जनपद हैं जैसे दिल्ली, पुराना किला, उत्तर प्रदेश, हस्तिनापुर, एटा, अंतराजी, खेरा। ये उस समय के जनपद थे और अभी इनका नाम ये है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और एटा। अब इसमें था कि महाजनपद। महाजनपद क्या है? 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी सरल हो गया। कर क्या था? महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, पर फसल का उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देते थे। राजा कितना कर लेता था? तो 1/, जितना फसल उगाया जाता था उसका 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाया गया। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था, यानी 1 दिन का बेगार करना पड़ता था। पशुपालक के लिए भी लगाया गया। जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारी को सामान खरीदने बेचने के लिए कर देना पड़ता था। आखेटकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अब कृषि में परिवर्तन शुरू हो गया। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। पहला क्या हुआ? पहला है हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, जिससे अब पहले से की तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगा। ये सूक्ष्म निरीक्षण था। आइए मगध जनपद को देखते हैं। मगध लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना में के काम में लगाया जाने लगा था। बिंबिसार मगध की शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार कौन था? मगध का शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन आता है, मगध का सबसे पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। अजातशत्रु राजगिरी में स्तूप का निर्माण करवाया। महापद पद्म नंद कौन थे? एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का कुछ क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगिरी यानी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही और बाद में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया था। तो मगध की राजधानी पहले कहाँ थी? राजगिरी, और अभी का नाम क्या है उसका? राजगीर है।
और राजगीर के बाद उसके बाद कौन सा राजधानी बना? पाटलिपुत्र बना, जो कि आज का पटना है। वज्जी महाजनपद को देख लेते हैं। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासन व्यवस्था गण संघ की थी। इन गण संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। वे सभी राजा होते थे। वे सभी क्या होते थे? राजा होते थे। 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। यह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय महाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ हाथियों की बड़ी सेना थी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा वर्ग 6 का अध्याय 5 का राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे अध्याय 6 से, वर्ग 6 का अध्याय 6 से महत्वपूर्ण लाइन एवं महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो यूट्यूब पे डाला जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद फॉर वाचिंग वीडियो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।